प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिवाइज करना है, ये सबको पता है, पर कैसे करना है, क्या तरीका होता है उसको अपनी प्रिपरेशन में इंटीग्रेट करने का, ये कोई नहीं बताता। तो इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं, जहां हम डिस्कस करेंगे 2023 के क्वेश्चन पेपर को थॉरोली नहीं, ब्रीफ में, लेकिन हम देखेंगे कि कैसे जो आप इससे सीखते हैं उसका इस्तेमाल आप अपनी प्रिपरेशन में कर सकते हैं। जो भी इस पेपर में खामियां हैं, जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, जो भी आपकी 2023 के पेपर से जो अंडरस्टैंडिंग आप रिवीजन के टाइम में गेन करते हैं, उसको कैसे अपनी प्रिपरेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और मुझे पता लगा कि यार ये तो मुझे से नॉलेज गैप है, मतलब मुझे पता ही नहीं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो चीज़ें बहुत आसान होती हैं। आप कहते हैं कि आप उस टॉपिक को जाके पढ़ लेंगे क्योंकि नॉलेज गैप है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जहां आपके पास नॉलेज होती है लेकिन आप उसको अप्लाई ढंग से आंसर्स में नहीं कर पाते, तो एप्लीकेशन गैप उसे हम कहते हैं। यानी आप उसको नॉलेज है, आपको पता है कि मूवमेंट कब हुई थी, लीडर कौन है, क्या पूरी कहानी है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है स्पेसिफिकली वो आपको याद नहीं रह पा रहा। तो क्यों याद नहीं रह पा रहा? क्या वो रिवीजन का गैप है, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग में कमी है, क्या आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता? तो वो सब चीजें समझेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ओनली आईएएस। तो सबसे पहले 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसे कहते हैं एक बहुत ही मुश्किल पेपर प्रीलिम्स का था। ये क्यों मुश्किल था? क्योंकि इसमें कुछ नए हमें इनपुट्स देखने को मिले, कुछ नए तरीके हमें देखने को मिले। आमतौर पे क्वेश्चंस के बारे में कहा जाता है कि अगर आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक का एक सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कैसे होगा, क्या तरीके होते हैं, और अगर आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए जहाँ एलिमिनेशन की टेक्निक ही खत्म हो जाए, गैस वर्क खत्म हो जाए, तो क्वेश्चन सॉल्व करना और मुश्किल हो जाता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन यहाँ देखने का और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। Consider the following statement. Statement 1. India's public sector healthcare system largely focuses on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care. Statement 2. Under India's decentralized approach to healthcare delivery, the states are primarily responsible for organizing health services. दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। ये हमें पता लग गया कि हेल्थ सिस्टम में फोकस किसके ऊपर होता है? क्यूरेटिव केयर के ऊपर। क्यूरेशन मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन पे आप ज़्यादा फोकस नहीं करते, और एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर इलाज बीमारी होने से पहले ही आप रोक दो तो इलाज का खर्चा बढ़ता है, लेकिन इंडिया में प्रिवेंशन पे फोकस नहीं होता। दूसरी स्टेटमेंट अगेन कह रही है इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टुवर्ड्स हेल्थ केयर। यहाँ पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके बारे में है? स्टेट के बारे में। दो स्टेटमेंट दी हुई है। अब पूछा गया है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट explanation for statement 1. Both statements are correct and statement 2 is not the correct explanation. Statement 1 is correct but 2 is incorrect, 1 is incorrect and 2 is correct. ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने में समय ज़्यादा देना चाहिए। अगर आप इनिशियली किसी भी एग्जाम को ले रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े लेंदी हैं उनको आप थोड़ा टाइम दो। आपको लगेगा कि 2 घंटे में पेपर खत्म नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस है, जितनी करेंगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप टाइम दो। अगर आपसे क्वेश्चन 3 घंटे में सॉल्व होता है आप 3 घंटे दो, बट ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट्स वाले बार बार पढ़ो। अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा। अगर इस क्वेश्चन में देखें, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन बी इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ वन। भारत में फोकस क्यूरेटिव केयर पर है, ये रियलिटी है, प्रिवेंशन पे कम है, लेकिन क्यूरेटिव केयर पे फोकस होने का कारण ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स हैं। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में देखो, जैसे केरला का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बेहतर है बाकी राज्यों के मुकाबले, वहां भी तो स्टेट राज्य सरकार के पास ही हेल्थ सर्विसेज हैं। दिल्ली ने कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म किया बाकी राज्यों के मुकाबले हेल्थ सर्विसेज में। गुजरात ज़रा डेवलप्ड है, वहां ऐसी सुविधाएं नहीं है। तमिलनाडु में हेल्थ सर्विसेज अच्छी हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं है उतनी अच्छी। इसके पीछे वजह क्या है? स्टेट नहीं, और कारण है इसके पीछे कि सिर्फ स्टेट की वजह से ऐसा नहीं है। जहां जहां स्टेट है वहां कई जगह अच्छा परफॉर्मेंस भी देखा गया है, तो इसके पीछे और कई कारण होते हैं। इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में सही है, पर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आपको दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, थोड़ा पॉज लेना है और कंपेयर करना है, तब जाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो वो एक चीज़ है, लेकिन सिर्फ इतनी ही बातें नहीं है, कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे जनरली जो हम स्टेटमेंट्स में देखते हैं, ओनली 1, ओनली 2 करके स्टेटमेंट इस बार आए हैं। जरा ये देखिए 11वां क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया। हाउ मेनी अबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन? हर साल मैप पे क्वेश्चन आता है। हम प्लेसेस इन न्यूज़ का सेशन भी करते हैं, मैप्स की सेशंस भी करते हैं चैनल पे। आप में से कई लोग उसे देखते हैं। मैं बार बार वहाँ फोकस करता हूँ कि जो लोकेशन आप पढ़ रहे हैं, जो लोकेशन इन न्यूज़ है, उसके आसपास की कंट्रीज क्लियर होनी ही चाहिए। फ्री के नंबर होते हैं उठाने के लिए। अगर आप इन कंट्रीज़ को देखो तो यहाँ क्या पूछा गया, कौन कौन सी कंट्रीज़ उसके आसपास है। आमतौर पे हम क्या करते थे, हम थोड़ा सा गैस वर्क भी करते थे, या थोड़ा क्वालिफाइड गैस जिसे हम कहते हैं
कि अगर हमें सारी कंट्रीज नहीं भी पता है, लेकिन हमें पता है कि ये एक कंट्री जो मान लो ये एशिया में नहीं है, अफ्रीका में है, तो वो तो एलिमिनेट अपने आप हो जाती थी। तो हमें पता होता था कि अगर इनमें से 4 का नाम दिया है, 6 का, हमें पता है मान लो कि बल्गेरिया जो है उसके पड़ोस में नहीं है, तो वी नो बल्गेरिया इज नॉट देयर, तो वन ऑप्शन जहां भी है वो गलत हो जाता था। लेकिन इस बार वो खेल ही खत्म हो गया। ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर हमें एलिमिनेशन टेक्निक भी लगाए तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, हमें एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। इसीलिए जो भी ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है, ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन को हमें ढंग से करना बहुत जरूरी है। अब अगर आपसे मैं पूछूं यूक्रेन के आसपास कौन सी कंट्री में से नहीं है, कोई मुझे बता सकता है कौन सी कंट्री में यूक्रेन के आसपास बिल्कुल नहीं? अब देखिए जो सवाल ये है कि मैं अगर कंट्रीज याद करने की कोशिश करूं तो सारी कंट्रीज किसी को अचानक याद नहीं रह जाती। हमें पता है यूक्रेन के पास क्या है, यहाँ पर क्या काम आता है, यहाँ आता है कि अगर आपने एटलस का सही इस्तेमाल किया है, सॉरी एटलस का, और आपने अगर पिक्टोग्राफी का सही इस्तेमाल किया, मतलब अगर आपने कोई इमेज को सोचा तो चीज़ें आसान हो जाती है। देखिए अगर आप सी को याद रखते हैं, भाई मुद्दे में रेड सी है, उसी तरह वहाँ ब्लैक सी मुद्दे में था, तो अगर ब्लैक सी को अगर हम देखें तो ब्लैक सी के ऊपर यूक्रेन है। यूक्रेन के आसपास कौन सी कंट्री है? तो अगर आप यूक्रेन का मैप देखते हैं, मैं यूक्रेन के मैप को ड्रॉ करते हैं, तो रिसेंट न्यूज़ में भी था कि यूक्रेन के ऊपर से बेलारूस ने अटैक किया था, बेलारूस से एक फ्रंट खोला गया था, और यूक्रेन एक नया रूट बना रहा था रोमानिया के थ्रू, यानी उसका बॉर्डर रोमानिया से तो लगता ही लगता है। ठीक है, अब रोमानिया से बॉर्डर लगता है, लेकिन क्या उसका बॉर्डर बल्गेरिया से लगता है? इसके ऊपर डाउट है। बल्गेरिया से उसका बॉर्डर नहीं लगता। बल्गेरिया और यूक्रेन के बीच में आई थिंक रोमानिया और मोल्डोवा जैसी 2 कंट्रीज आती हैं। अब ये तो गया। अब चेक रिपब्लिक कहाँ पर सिचुएटेड है? चेक रिपब्लिक कहीं भी ब्लैक सी के आसपास वाली कंट्री बिल्कुल भी नहीं है, तो चेक रिपब्लिक आपका बाहर हो गया। हंगरी बिल्कुल, हंगरी का बॉर्डर शेयर होता है यूक्रेन से। लैटविया, अगेन लैटविया इज नॉट अ कंट्री विच इज अराउंड यूक्रेन। लैटविया कहाँ लोकेटेड है मुझे बताइए? लैटविया की लोकेशन क्या लगता है आपको, कहाँ पर होगी? लैटविया एक ऐसी कंट्री है जो इस रीजन में नहीं है, बल्कि वो यहाँ से कहीं दूर सिचुएटेड है, वो एक अलग सी के पास है, वो बाल्टिक के रीजन के पास कहलाती है। यानी लैटविया, आपके उसके बाद 3 कंट्रीज हैं वो एक साथ रहे, लिथुआनिया और इस्टोनिया, ये अलग कंट्रीज हैं, तो ये भी बाहर हो गया भाई। तो फिर बचा कौन? हमें पता है हंगरी का बॉर्डर से लगता है, हमें पता है कि लुथियानिया भी लेटविया के पास है, तो लुथियानिया भी चला गया बाहर। तो आपके पास कितनी कंट्रीज बच रही हैं? केवल 2 कंट्रीज बच रही हैं। पर मुद्दा यहां पर यह आता है कि अगर आपने इसको मैप को ढंग से नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। हंगरी और रोमानिया न्यूज़ में थे, तो उनको याद करना कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन इसमें मुश्किल ये आएगा कि क्या आप बुल्गारिया को यूक्रेन से बाहर निकालोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आसपास की कंट्री नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है जिसके साथ ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो लैंड बॉर्डर शेयर करने में यूक्रेन बिल्कुल भी बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, लाटविया, लिथुआनिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है। पोलैंड, बेलारूस, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया के साथ बॉर्डर शेयर होता है, बाकी देशों के साथ नहीं होता। तो ये इसका आंसर आपको तभी पता लगेगा जब आप मैप्स को सीरियसली लोगे। देखिए ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हर साल मैप के आते हैं जो कंपैरेटिवली आसान होते हैं। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं उनको याद करना आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने सीखा कि ब्लैक सी के आसपास की कंट्री अगर मुझे याद नहीं है तो मुझे क्या याद होना चाहिए? मुझे मेडिटेरेनियन सी के आसपास की कंट्री याद होनी चाहिए, रेड सी के आसपास की कंट्री याद होनी चाहिए, पर्शियन गल्फ के आसपास की कंट्रीज याद होनी चाहिए। जहाँ जहाँ मुद्दा चल रहा है, गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है, गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ पर है, ठीक है, केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है, ये ऐसी जगह जहाँ पर मुद्दे चल रहे हैं। नॉर्थ सी कहाँ पर है, क्या मुझे क्लियर है या नहीं क्लियर, आसपास की कंट्री कौन कौन सी है उसकी। तो ये जो आस्पेक्ट है, हडसन बे कहाँ है, बेज अगर मैं याद कर लूँ या बेज अगर आप याद कर लें तो काफ़ी आसान हो जाए। गल्फ ऑफ गिनी जहाँ पर है वहाँ पर विवाद चल रहा है अभी, तो नाइगर कहाँ पर है जहाँ विवाद चल रहा है। तो इस तरह की जो भी लोकेशन इन न्यूज़ है उसको अगर ढंग से कवर करेंगे, हफ्ते में 20 मिनट 25 मिनट देंगे तो ऐसे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके। तो वो इंपॉर्टेंट है कि भाई मैंने अपने लोकेशन वर्ल्ड मैप को, एटलस को ठीक से यूज़ किया है या नहीं। हम मैप एक वीडियो लाएंगे एटलस के यूजेज के ऊपर भी, ताकि आप एटलस को लेकर क्लियर हो पाए। ठीक है, तो यहाँ हमने ये सीखा कि भाई अगर केवल हम नॉलेज पकड़ के रखें तो चीज़ें उतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएंगी, हमें थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा चीज़ों के ऊपर। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको लेके आता हूँ। मान लो कौन सा क्वेश्चन करें जो आपको थोड़ा इजी लगे, जो समझ आ जाए। मैंने इसलिए मुश्किल क्वेश्चन नहीं उठाया जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हम क्वेश्चन वो उठा रहे हैं जो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहे। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? अब यहाँ जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कोई उपाय नहीं, यानी आपको या तो फैक्चुअल नॉलेज है या नहीं है। अब विच इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड,
मैंने एक चीज कही, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लग रहा है कि बोल रहा है स्विट्जरलैंड इज टॉप एक्सपोर्टर, तो आंसर अपने आप गलत हो जाएगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगी। लेकिन इट इज नॉट सेइंग इट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड, इट इज सेइंग वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स, यानी टॉप 5 में हो सकता है, टॉप 10 में हो सकता है, लीडिंग हो जाएगा, तब तो पूरे चांसेस स्विट्जरलैंड के होने के इसके। स्टेटमेंट 2 को देखें, हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। अब स्विट्जरलैंड में क्या सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व होने की संभावना है, मुझे आप ये बताइए, क्या लग रहा है आपको, आपका हंच क्या कहता है? आपको तो लगेगा भाई स्विट्जरलैंड छोटी सी कंट्री है, इसके पास तो गोल्ड होगा भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। रिफाइनमेंट में स्विट्जरलैंड लीडिंग कंट्री है, क्योंकि एक डेफिनेटिव स्टेटमेंट थी। अगर आपको नहीं पता है तो आप फंस जाते हैं। नंबर 1 यूएस है, नंबर 2 जर्मनी है। आई थिंक 5वें 6ठे नंबर के आसपास कहीं पे स्विट्जरलैंड आता है। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। तो अब ये क्वेश्चन आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि भाई थोड़ा सा हमें नॉलेज गेन करना इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, अदरवाइज चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। जैसे ये कहा गया है 3.2% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड, जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स के, उसमें इंडिया का 3.2% शेयर है। मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। अगेन एक डेफिनेटिव स्टेटमेंट है। इससे हमें क्या पता लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब आप इंडिया के फिस्कल डेफिसिट को पढ़ो, जब आप इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को पढ़ो, जब आप इंडिया के बजट को रिवाइज करो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया का एक्सपोर्ट कितना परसेंटेज है। देखो नंबर याद नहीं करने, परसेंटेज तो याद कर सकते हो। पहले ग्लोबल ट्रेड का 2%, एक टाइम इंडिया 36% हुआ करता था। दुनिया में जितना ट्रेड होता था ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, इट यूज्ड टू बी 36% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो इंडिया से ही होता था। अभी कितना है? अभी 3.2% है या 2% है? देखिए मैं यहाँ आपको आंसर अभी इसका नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले इस चीज़ को देखें। क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन रिवाइज किए मैं ऑलरेडी, तो मुझे सारे आंसर्स पता है। बट टू बी फैक्चुअली ट्रू, क्या लगता है आपको अगर मैं आपको ब्लैंकली बोलूँ क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आप किस चीज़ पे ध्यान दोगे? दूसरा क्वेश्चन तो सही लगता है आपको, दूसरा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या सही है? अगर सही है तो क्या पहले का आंसर दूसरा है? एक चीज़ जो मुझे और आपको बतानी है वो एक क्वेश्चन में देखते हैं। मान लीजिए लेट्स सी अ क्वेश्चन लाइक हिस्ट्री। अब जैसे ये है सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, अगेन इट्स एन इजी क्वेश्चन जो आप इजीली पिक कर सकते हो। इनमें किसके पास है? जापान के पास है, बिल्कुल क्लियर सा आंसर था इसका। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन मुश्किल क्वेश्चंस का जो सिस्टम है उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हिस्ट्री का उठाते हैं हम, ताकि हम उसको पढ़ पाएं। अगेन प्लेसेस इन न्यूज़, ये सब अगर आप ढंग से करोगे तो आराम से मैपिंग के थ्रू कवर कर सकते हो। मैं बता रहा था आपको, एक अगेन प्लेसेस इन न्यूज़ देखिए, बार बार पूछे गए प्लेसेस इन न्यूज़ के क्वेश्चन काफ़ी कंपैरेटिवली आसान होते हैं, जो आप इजीली कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो प्लेसेस इन न्यूज़। G20 अगेन प्लेसेस इन न्यूज़। ग्रीन हाइड्रोजन अगेन प्लेसेस इन न्यूज़ का पार्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप मैप पे फोकस करो तो बन जाएगा। कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन इसे हम कह सकते हैं जो हो सकते हैं, तो इसको तो कभी मिस ही नहीं करना। लेकिन जो मुश्किल क्वेश्चन है, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम आमतौर पे कहते हैं कि हिस्ट्री हम पहले करते हैं और वो हम भूल जाते हैं। तो मैं आपके लिए पहले हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आपको वहाँ पे क्लियर आइडिया मिले। सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, इसको हम कभी सेपरेटली देखेंगे ताकि आपको क्लियरली मेंशन। अब 4 यही लेना, यूरेनियम वाला एक क्वेश्चन उठा लेते हैं इस बीच में से। इंडिया हैज यूरेनियम डिपॉजिट है। इंडिया डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। रियलिटी ये है कि इंडिया का पावर कहाँ से आता है मैक्सिमम? इंडिया का मैक्सिमम पावर कहाँ से आता है? थर्मल पावर प्लांट से आता है। वो किस पे रन करते हैं? कोल पे रन करते हैं। तो कोल पे हमारी डिपेंडेंस ज़्यादा है। हम न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया की न्यूज़ बनी हुई थी कि ईरान और कोरिया के पास न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है, ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है। क्या होता है न्यूक्लियर एनरिचमेंट? जब यूरेनियम को आप 90% तक एनरिच कर देते हो, तब वो ऐसा यूरेनियम बन जाता है जिसका इस्तेमाल आप वेपन्स के लिए कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पावर जनरेट करनी है तो केवल आपको 2 से 3% ही एनरिच करना होता है यूरेनियम को। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गलत बात है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगेन इट वाज ए न्यूज टॉपिक। तो अब यही देखो ना, कंसीडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स: ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मिलिंग लिस्ट ऑफ क्वाइंट, विच मनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। टेंजिबल और इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है? इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट क्या है इनमें से? जो आपका ब्रांड रिकॉग्निशन है, कैसा जो अगर आपका इन्वेंट्री है, ये तो टेंजिबल है, आप देख सकते हैं। जो आपकी मिलिंग लिस्ट है, अगेन इसको आप किस में कैटेगराइज करोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, दोनों में डिफरेंस। तो आमतौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या लिस्टिंग होगी, तो हमें पता है फिजिकल एसेट तो कभी भी इंटेंजिबल नहीं होगा। इंटेंजिबल वो होता है जिसको आप मतलब मेजर नहीं कर सकते, इस तरह की चीज होती है। तो फिजिकल जो चीज होती है उसको हम इंटेंजिबल में नहीं गिनते हैं। तो फिजिकल इसमें क्या? इन्वेंट्री, सामान पड़ा हुआ, ये बाहर हो गया, 3 बचे। अगेन इकोनॉमिक्स में अगर आप देखो क्वेश्चंस, यहाँ पर फोकस है कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन चीज़ों के बारे में क्लियरली मेंशन्ड है। जैसे मेर्सोपियल वाला क्वेश्चन देख लिया, एनवायरमेंट का है ये। मेर्सोपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया,
मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स। अब मुझे बताइए, क्या आपको लग रहा है कि कोई ऐसा जीव होगा जो कि केवल माउंटेन फॉरेस्ट में मिलेगा? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों की सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए कि मार्सुपियल क्या नेचुरली इंडिया में मिलते हैं? बिल्कुल नहीं मिलते। इंडिया दे आर नॉट फाउंड नेचुरली इन इंडिया। और क्या स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी? स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि केवल माउंटेन ग्रासलैंड में नहीं मिलते। अगर केवल माउंटेन ग्रासलैंड में मिलते तो इंडिया में भी मिलते। और कह रहा है जहां प्रेडेटर्स हो ही नहीं, कोई ऐसी जगह है दुनिया की जहां प्रेडेटर्स नहीं होंगे? प्रेडेटर्स होंगे ही होंगे, कहीं भी आप एग्जिस्ट करो। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका इस तरह से सॉल्व हो जाता है। जो मार्सुपियल्स हैं मेनली ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, गिनी में मिलते हैं, लेकिन मार्सुपियल लगभग किसी भी फॉरेस्ट हैबिटेट में रह सकते हैं। ठीक है, तो मार्सुपियल्स को लेकर ये चीज़ें हमें क्लियर करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करने से ही आपके आंसर्स हो पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल, कहने का मतलब क्या है, मार्सुपियल्स को आप एनवायरनमेंट की बुक में बार बार पढ़ते हैं। व्हाट आर मार्सुपियल्स? मेरा सवाल आपसे ये, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आर यू क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स? व्हाट आर मार्सुपियल्स? मार्सुपियल का एग्जाम्पल एक बहुत फेमस है, कंगारूज मार्सुपियल्स होते हैं। व्हाट आर मार्सुपियल्स? मार्सुपियल्स का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी मैमल जिसके पास एक पाउच टाइप का कुछ हो, उसे हम नॉर्मली मार्सुपियल कहते हैं। कंगारू हो गए, वेलबीज हो गए, वॉम्बैट्स हो गए, कोआला हो गया, ये सब मार्सुपियल के एग्जाम्पल हैं। तो मार्सुपियल असल में एक मैमल ही होता है जिसका कि वो अपने बॉडी के ऊपर उसको जहाँ वो उसको ग्रो करता है। नॉर्मली विद इन बॉडी होती है कोई जीव दूसरी जीव को जब पैदा करता है तो, लेकिन मार्सुपियल में जो ऑफ ब्रिंग्स होते हैं वो एक्सटर्नल प्राउच बॉडी का होता है जहाँ पे उसको वो बड़ा करते हैं। यही डिफरेंस है मार्सुपियल्स का। सो लाइन टेन मकैक, मैलाबर सिवेट, सांबर डियर, ये अगेन विच आर नॉक्टर्नल, विच आर एक्टिव आफ्टर सनसेट। तो ये ऐसे क्वेश्चन हम बार बार अपनी एनवायरनमेंट की बुक्स में देखते हैं। सो की एस्पेक्ट क्या है, मैं आपसे क्या यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के पीछे के कॉन्टेक्स्ट को पूछ रहे हैं। यानी नॉर्मली हम मार्सुपियल्स क्या होते हैं रट लेते हैं, कहाँ मिलते हैं रट लेते हैं, पर क्या इंडिया में मिलते हैं नहीं मिलते ना। जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो भी ऐसी स्पीसीज है जो कम नंबर्स में है, उसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आप बेहतर यूजेज कर पाएंगे। कोई चीज़ न्यूज़ में दिख रही है, एनवायरमेंट का पढ़ रहे हो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, डू यू नो व्हाट इट इज़, वेयर इट इज़ एंड हाउ इट स्प्रेड्स। अगर आपको ये पता है तभी जाकर आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे, अदरवाइज आपके लिए दिक्कतें बढ़ती ही चली जाएंगी। अब फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का एक क्वेश्चन देखते हैं हम। 85वां क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज, होयसालास, Gahadavla, Kakatiyas, Yadavas. How many of the above kingdoms established their kingdoms in early 8th century AD? अब 8th century AD का मुझे आइडिया होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन बनेगा। अब ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, होयसालास और काकातियास और यादवास, ये अलग अलग पीरियड के रूलर्स हैं। इसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ? इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये होता है कि अगर मुझे क्रोनोलॉजी याद होती है, अब क्रोनोलॉजी कैसे याद होगी मुझे, जो हम क्रमबद्ध तरीके से इसको कैसे पढ़ सकते हैं? तो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बक्सर की लड़ाई कब हुई, व्हेन द बक्सर ऑफ बैटल बक्सर वाज फॉट, 1700 में, 1800 में या फिर 1600 में, तो आपके लिए कंपैरेटिवली आंसर करना आसान होगा, क्योंकि आपके पास एक पिवट पॉइंट है। आपको ये पता है कि बैटल ऑफ पलासी 1757 में हुई थी, तो उसके बाद ही ऐसा कुछ हुआ होगा या उसी रीजन में हुआ होगा। जब आप किंगडम्स पढ़ते हैं तो अक्सर कंफ्यूजन इसलिए होता है कि हम उसको टाइम जोन्स में नहीं बांटते। अगर हम अपनी स्टडीज का एक टाइम जोन बना ले कि लेट्स से 200 BC टू 100 AD, 100 to 1000, 1000 to 2000, 2000 to 5000, 5000 to 10,000, मतलब मैं बता रहा हूँ अगर आप ऐसा पीरियड सेट कर लो 8th century to 9th, 9th to 10th, तो आपके पास 1757 आते आते आपके पास ऐसे 5 पीरियड मिल जाएंगे जिन पीरियड में आप डिवाइड कर सकते हो इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से। तो आपके पास अगर एक मैप होता या आप एक ऐसा टेबल ड्रॉ करते जहां पीरियड डिफाइन करते कि भाई ट्राइपेट्रिएट स्ट्रगल के बारे में हम सब पढ़ते हैं, इस समय आता है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कि सभी राजा चाहते हैं कि उज्जैन के आसपास के रीजन पे कब्जा किया जाए। आपको पता है कि चेरा चोला पांड्या का युद्ध 2 बार होता है साउथ की हिस्ट्री में। तो क्या आपको टाइम पीरियड क्लियर है? अभी तक क्लियर है? इंपेरियल चोलास के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर हम बाद के चोलास के बारे में पढ़ते हैं, तो वो टाइम फ्रेम क्या है? अक्सर आप देखो तो वो दिक्कत सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि जब आप ऐसे क्वेश्चन देख रहे हो, आपको लग रहा है मुझे डायनेस्टीज के बारे में पता तो है, होयसालास के बारे में, काकातियास के बारे में, यादवास के बारे में, लेकिन इनका टाइम पीरियड नहीं पता, तो क्या ये आंसर पढ़ लेने से आपकी चीज़ों का सॉल्यूशन हो गया? तो नहीं, आपको रिक्वायरमेंट ये है कि आप एक टेबल बनाइए जहां टाइम फ्रेम लिखिए,
कि इस सदी के बीच में या ये इंपॉर्टेंट कोई एक पिवट डालिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर पृथ्वीराज चौहान का नाम लूं तो आपको कंपैरेटिवली याद रहेगा कि पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई मोहम्मद गौरी से हुई थी। तो पृथ्वीराज चौहान का पीरियड क्या था, वहां से लेके आपको चीजें याद करना कंपैरेटिवली आसान से। अकबर के पीरियड में आपको इजी रहेगा, मुगलों के पीरियड में बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो सिंपली, क्योंकि आपको चीजें बार बार याद है, टाइम फ्रेम याद है। तो कुछ ऐसा टाइम फ्रेम आपके पास होना चाहिए, लेट्स से 1000 सालों का। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो पाएगा, क्योंकि जो मुश्किल चीज है ना इसमें वो है बहुत बड़ा टाइम पीरियड, और जो बहुत बड़े टाइम पीरियड होते हैं वहां बहुत बड़े राजा रूल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मौर्याज का नाम आपको याद रहेगा जनरली, तो 250 बीसी के आसपास आपको पता है कि अशोका मिलेगा, या चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य 200 और 300 ऐसे बीसी के पीरियड में आपको मिलेंगे। लेकिन जो शुरुआत होती है इंडिया में स्ट्रगल की, जब अंपायर्स थोड़े छोटे होते हैं, वो कौन सी पीरियड में होते हैं, कब कौन एग्जिस्ट करता है। जब आप वो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपने अगर एक मैप पे लिख दिया अच्छा इस पीरियड में ये अंपायर थी, तो आपको रेफरेंसिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडर्स ड्यू टू पोर्टुगीज। किसने ड्यू को सौंपा था पोर्टुगीज को। अब पोर्टुगीज अंपायर जब बनी थी तो इंडिया के किस जगह पोर्टुगीज आए थे, गुजरात में आए थे या वो कहीं और आए थे, केरला में कौन आया था, कालीकट में कौन आया था। तो जो अराइवल ऑफ यूरोपियन जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न मैप में आप पहले फैक्ट्रीज बना ले, कहाँ पर किसकी फैक्ट्रीज थी, कहाँ पे कौन आया, अराइवल पॉइंट उनका मैप में दिखा दी, ताकि जब रिवाइज करना हो तो वो देखते ही आपको तुरंत रिवीजन हो पाए। यहाँ जब हम बात करें किस रूलर ने मेडिवल गुजरात को सरेंडर किया था, अब नॉर्मली ये होता है कि आपको मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, अहमद शाह सारे एक जैसे नाम हैं, तो क्या इनमें से किसी ने किया था। पॉइंट ये नहीं कि आपको ये पता है या नहीं है, पॉइंट ये है कि जब पोर्तुगीज आए थे इंडिया में तो उनका एक्सटेंशन किस तरफ से हुआ था। ट्रीटी ऑफ बेसिन का नाम आपने सुना है, कब हुई थी, कहाँ हुई थी। वो सब तभी हो पाएगा जब आप मैप पे एक पिवट पीरियड बना लो, कि पिवट पीरियड में ये 1700 में आपके कौन आया, 1750 तक कौन पावरफुल हुआ, 1800 में कौन निकल गया। जब तक आपके पास वो पिवट पॉइंट नहीं होगा चीजें सॉल्व नहीं होंगी। अब एक मैप्स के थ्रू कोशिश करेंगे कि आगे आपके आने वाले वीडियोज में मैप के थ्रू जो इंपॉर्टेंट जहां जहां पे ट्राइबल रिवोल्ट हुए, जहां जहां पे पेजेंट रिवोल्ट हुए, क्या रेलेवेंस है, क्या हिस्ट्री है, वो सब समझा दी जाए, ताकि आपको रिविजन करने के लिए एक या दो इमेजेस ही काफी हो। पढ़ना तो पड़ेगा ही, कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट तो बिल्ड करना ही करना है, क्रोनोलॉजी भी समझनी है और लोकेशन भी पता होनी चाहिए, वरना उसकी रिवीजन नहीं हो पाएगा। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, ये सिंपल पूछ रहा है, व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। इसके लिए मतलब ये अगर आपको नहीं आता ये, तो आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, लेकिन आपको इसकी समझ नहीं है, यानी आपके पास कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है। आपको पता है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, क्या इसका डेप्थ है, वो मालूम नहीं है, तो उसको रीरीडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जहां नॉलेज गैप है वहां तो आपको पूरा का पूरा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ फोकस करिए नॉलेज गैप पे नहीं। जैसे आपको पता होगा यूक्रेन तो न्यूज में था, भाई पता है, नॉलेज है यूक्रेन की, हमें पता है यूरेनियम मैनेजमेंट के बारे में, हमें पता है पुर्तगीज के बारे में, यहाँ नॉलेज गैप नहीं है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बने, इसका मतलब ये या तो रिवीजन की प्रॉब्लम है या एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है। ये सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका है कि जो कंटेंट है उसको इस तरह प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखिए कि आप उसको याद कर पाएं, बेहतर तरीके के साथ उसको यूज कर पाएं। ठीक है, अगर वो आप करते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में हो गया कि हमने देखा कुछ चीजें मैप्स के थ्रू हो सकती हैं बेहतर तरीके से, कब पोर्टुगीज कहाँ पहुंचे, कहाँ उनका एम्पायर एक्सटेंड हुआ, आपने 2 मैप देखे, आपको याद रह जाएगा। जो क्रोनोलॉजी है उसको सेट करने के लिए आप पिवट पॉइंट बना सकते हैं कि कोई ऐसी चीज जो आपको याद रहे। मान लो मुझे मौर्य अंपायर हमेशा याद रहती है, उसके बाद मुझे गुप्ता अंपायर हमेशा याद रहती है, मुझे उसके बाद मान लो हर्षवर्धन की अंपायर याद रहती है, तो मैं उस पीरियड को लिख लूंगा, ये किस टाइम पीरियड में थे, ये किस टाइम पीरियड में थे, ये किस टाइम पीरियड में थे, और इनके बीच बीच में कौन कौन से रूलर्स आए उनकी लिस्ट बना लूंगा। तो वो एक पेज की लिस्ट में मुझे क्रोनोलॉजी वाली चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो जब ओनली 1 ओनली 2 वाली प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैप्स, क्रोनोलॉजी में पिवट बनाना, प्लस अपने डिफाइन करना क्वेश्चन को, क्यों ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, क्या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था, क्या मेरे पास नॉलेज गैप था। अगर आप एक्सेल शीट बना सकते हो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप हाथ से भी लिख के इसका काम कर सकते हैं। अगर नॉलेज गैप है मतलब मुझे और कोर सब्जेक्ट को पढ़ना है, अगर नॉलेज गैप कम आ रहा है और कॉन्सेप्ट की दिक्कत है तो मुझे इसको रिवाइज करने की सख्त जरूरत है, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। तो ये था वो डिस्कशन जहां मैंने ब्रॉडली डिस्कस किया, चीज़ों को समझा क्या एस्पेक्ट है। आप चाहें तो इस पर और डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। आई होप आपको इससे फायदा मिला हो और आप समझ पाए कि क्या एरियाज है जहां आपको फोकस करना है। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज के साथ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कीप ऑन वॉचिंग ओनली आई
यूपीएससी का प्रीलिम्स आने ही वाला है और इसको लेकर अगर आपके मन में जरा सा भी डाउट है, कोई भी ऐसे टॉपिक है जो आपको लग रहा है आप श्योर नहीं हो, तो उन सब का सॉल्यूशन आपके लिए लाया है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अपने यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के साथ, जिसमें रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों के ऊपर फोकस किया जाएगा, जहां आपको डेली जीएस की क्लासेस मिलेंगी, करंट अफेयर्स का कंटेंट दिया जाएगा, क्लास मटेरियल, सीसेट का ऑनलाइन एक्सेस, फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट भी दिए जाएंगे। यानी आप पूरी तरह से रिवाइज करेंगे अपने टॉपिक्स को और जमकर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब तक प्रीलिम्स आए तो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी प्रिपरेशन टॉप नॉच हो जाए। ये जो कोर्स है अभी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। ऑनलाइन आपको केवल 5,000 में मिल जाएगा, ऑफलाइन आपको 10,000 में मिलेगा और अभी ये एक्सेसिबल है केवल पटेल नगर से। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप इसको ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 10,000, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो आपको केवल 5,000 में इंडिया से आप कहीं भी से ज्वाइन कर सकते हैं। खास बात कि 8 जनवरी से शुरू हो रहा है, अभी आपके पास टाइम है, आप इसे ज्वाइन करिए और प्रिपेयर करिए अपने एग्जाम को लेकर। जो लिंक्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे, जहां से आप इसको तक पहुंच के इसके बारे में जान सकते हैं। मान लीजिए आपको क्लासेस नहीं करनी है, आप कोई और अप्रोच लेना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारे पास रिगरस प्रीलिम्स का प्रोग्राम भी है 2024 के लिए, अगेन इंग्लिश या हिंदी दोनों भाषाओं में, जहां आप डेली 40 क्वेश्चन जीएस के करते हो। इसका मतलब जब तक कोर्स खत्म होगा तो आप 3,500 जीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, यानी ये टेस्ट लगाने के बाद, ये क्वेश्चन ट्राई करने के बाद आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो चुकी होगी। 2000 से भी ज्यादा सीसेट के क्वेश्चंस, डेली ऑल इंडिया रैंक, जीएस पेपर का डेली 1 घंटे का डिस्कशन, कंप्लीट सीसेट का मॉड्यूल और स्पेशल टेस्ट ऑन सर्वे, बजट एंड स्कीम्स। क्यों? सर्वे और बजट बहुत रेलेवेंट होता है, अक्सर उनसे क्वेश्चन आते हैं, हम उससे छूट जाता है हमसे वो, क्योंकि वो साल के ऐसे टाइम पे आता है जब हम कहीं और प्रिपरेशन में बिजी होते हैं। ये सब होगा, आपको मिलेगा सब, प्लस हार्ड कॉपी ऑफ प्रीलिम्स वाला एंड मंथली करंट अफेयर्स, पिछले 2 साल के उसका टेस्ट, ये सब मिल रहा है आपको हमारे रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम में, जो आपको रिगरसली प्रिपेयर करेगा। सोचिए इतने क्वेश्चन आप इन जनरल 2000 तो सीसेट के क्वेश्चन रेयरली कोई करता होगा, लेकिन ये करने के बाद आप श्योर हो जाएंगे अपनी सिलेक्शन को लेकर, अपनी प्रिपरेशन को लेकर। तो ये अगर आप करते हैं और फिर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस गाइडेंस प्रोग्राम जो हमारा ऑक्सीजन वो बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलेगा। बैच 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन ये केवल 5,000 में और ऑनलाइन सिर्फ 4,000 में आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको ज्वाइन करना है, अगेन लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बारे में और जान सकते हैं। याद रखिए ये कोर्स भी 8 जनवरी 2024 से शुरू होने वाला है। तो अगर आप प्रीलिम्स को लेकर जरा से भी डरे हुए हैं तो ये बेस्ट टाइम है कोर्सेज ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन को एक नई उड़ान दीजिए। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं।